आइए इस वीडियो में परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या की अवधारणा के बारे में थोड़ा सोचें। एक बार में आप सोचेंगे कि यह तो बहुत सीधी सादी बात है। यदि मैं किसी प्रकार की वृत्ताकार वस्तु की त्रिज्या की गणना करने का प्रयास कर रहा हूं, तो मैं केवल यह सोच रहा हूं कि उस वृत्ताकार वस्तु का केंद्र और उसके किनारे के बीच दूरी कितनी है। तो यहां पर इस रेखा की लंबाई ही त्रिज्या होगी। इसलिए बहुत से लोग जब परमाणु की अवधारणा बनाते हैं तो वे एक धनात्मक नाभिक की कल्पना करते हैं जिसके केंद्र में प्रोटॉन होते हैं, और फिर वे नाभिक के चारों ओर इन निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की कल्पना करते हैं। इसलिए वे इस कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉनों की कल्पना कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं इस कक्षा में, जो कि इस प्रकार परिक्रमा कर रहे हैं, और फिर इस कक्षा में कुछ और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं जो कि यहाँ इस तरह से परिक्रमा कर रहे हैं। और आप कह सकते हैं ठीक है, परमाणु त्रिज्या का पता लगाना आसान है, मैं बस नाभिक और सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी का पता लगा लेता हूं और हम इसे त्रिज्या कह सकते हैं। यह काम करेगा, सिवाय इस तथ्य के कि यह समझने का सही तरीका नहीं है कि इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं या वे नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से वितरित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उस तरह से कक्षाओं में नहीं घूमते जिस तरह से ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। और हमने पिछले वीडियो में इस बारे में बात की है, इलेक्ट्रॉन कक्षकों यानी कि ऑर्बिटल्स में है, जो वास्तव में इलेक्ट्रॉनों के वहां पाए जाने का प्रायिकता वितरण यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन वे इतने सुपरिभाषित नहीं है। तो आपके पास एक कक्षक हो सकता है कुछ इस प्रकार से। यहां मैं आपको द्विविम यानी कि 2D में दिखा रहा हूं, 2 डायमेंशन में दिखा रहा हूं। ये वास्तव में त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल होगा। जहां मैंने इसे चित्रित किया है, जो कि ज्यादा सघन तरीके से हरे रंग से छायांकित किया गया है, यहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिक प्रायिकता है और कुछ प्रायिकता है कि इलेक्ट्रॉन इस क्षेत्र में है, और मान लीजिए इससे भी कम प्रायिकता है कि इलेक्ट्रॉन यहां पर इस क्षेत्र में है। इसलिए आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं एक क्षण के लिए इलेक्ट्रॉन यहां पर है। आप कहेंगे कि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन यहां है, तो त्रिज्या ये होगी। इसकी कुछ प्रायिकता है कि यह यहीं पर समाप्त हो जाए, लेकिन कुछ प्रायिकता यह भी है कि यह यहां होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हो सकता है, तब तो त्रिज्या ये होगी। अतः ये कक्षक जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की विसरित प्रायिकता वितरण है, इसका कोई कठोर किनारा नहीं है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि वास्तव में परमाणु का आकार क्या है? तो इस बारे में सोचने के कई तरीके हैं। एक तरीका यह है कि यदि आपके पास 2 अलग अलग समान परमाणु हैं, अर्थात एक ही तत्व के 2 परमाणु हैं जो एक दूसरे से जुड़े नहीं है, जो एक दूसरे से बंधे नहीं है, जो एक ही अणु का हिस्सा नहीं है, और आप किस तरह से यह निर्धारित करने में सक्षम हैं कि आप उन्हें एक दूसरे के सबसे करीब कैसे ला सकते हैं बिना उन्हें जोड़े, तो आप देखेंगे कि वे एक दूसरे के कितने करीब आ सकते हैं। तो मान लेते हैं एक परमाणु यहां है और दूसरा वाला परमाणु यहां पर है, और यहां पर हम इनको सबसे करीब ला पाए हैं। और यदि आप उस निकटतम या कहें उस न्यूनतम दूरी का पता लगा सकें, यानी कि इस दूरी का पता लगा सकें, और आप इसका आधा कर दें, तो आपको परमाणु त्रिज्या मिल जाएगी। तो ये एक धारणा है और इसे वांडर वाल त्रिज्या कहा जाता है। दूसरा तरीका यह है कि यदि आपके पास एक ही तत्व के 2 परमाणु हों जो एक दूसरे से सहसंयोजक आबंध से बंधे हों, कुछ इस तरह से। तो सहसंयोजक आबंध जो कि हम पहले ही देख चुके हैं, सहसंयोजक आबंध में आपके पास 2 परमाणु हैं, तो एक का नाभिक यहां पर है और दूसरे का नाभिक यहां पर है, और ये इलेक्ट्रॉनों को साझा कर रहे हैं। तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड वास्तव में एक दूसरे पर आंशिक रूप से अध्यारोपित हो रहे हैं। अतः सहसंयोजक आबंध में इलेक्ट्रॉन अपना कुछ समय इस परमाणु पर और अपना कुछ समय इस परमाणु पर बिताएगा। और जब आपके पास इस तरह का सहसंयोजक आबंध होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो आप 2 नाभिकों के बीच दूरी ज्ञात कर सकते हैं और उसका आधा करके परमाणु त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब इसके बारे में सोचने के अलग अलग तरीके हैं। अब ये जानने के बाद आइए विचार करें कि आवर्त सारणी में परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या की प्रवृत्ति क्या होगी। तो सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे हम एक आवर्त में आगे बढ़ेंगे, परमाणु त्रिज्याओं की प्रवृत्ति क्या होगी। तो मान लीजिए कि हम चौथे आवर्त में हैं और हमें पोटेशियम से क्रिप्टॉन तक जाना है, तो आपको क्या लगता है कि प्रवृत्ति यानी कि ट्रेंड क्या होगा। यदि आप इस आवर्त के छोर पर स्थित तत्वों के बारे में सोचना चाहें, तो आपको क्या लगता है परमाणु त्रिज्या के संदर्भ में पोटेशियम की तुलना क्रिप्टॉन से कैसे की जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को रोकें और इस विषय पर खुद से सोचें। तो उम्मीद करते हैं आपने सोचा होगा। आइए इसे मिलकर करते हैं। वैसे जब आप चौथे आवर्त में होंगे तो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन चौथे कोश में होंगे। यहां आप 4s1 4s2 भर रहे हैं, फिर आप 3D उपकोश भरना शुरू करते हैं यहां तक, और फिर आप 4p1 भरना शुरू करते हैं, और इसी प्रकार आगे भी आप p उपकोश को भरते हैं।
अतः जैसे जैसे आप पोटेशियम से क्रिप्टॉन की ओर बढ़ते हैं, आप सबसे बाहरी चौथे कोश को भरते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है? तो जब आप पोटेशियम पर हैं तो आपके पास 19 प्रोटॉन है, यानी कि यहाँ पर +19 इकाई का धनावेश है, और आपके पास 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे मैंने हरे रंग से दिखाया है। इसमें से केवल एक इलेक्ट्रॉन चौथे कोश में है। जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर हो, लेकिन एक क्षण के लिए मान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर 19 प्रोटॉन के द्वारा कुछ कूलाम बल लग रहा है और वे इसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, और यही आकर्षण बल इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बनाए हुए है। लेकिन यदि आप क्रिप्टॉन पर जाएंगे तो अचानक आपके नाभिक में बहुत अधिक धनावेश हो जाएगा। तो यहाँ आपके पास 36 प्रोटॉन है, यानी कि +36 आवेश है, और यहाँ पर आपके पास 36 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन आपके बाहरी कोश में 6p में इस बार 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके बारे में सोचने का एक तरीका यह है कि यदि आपके पास केंद्र में अधिक धनावेश है और बाह्य कोश पर अधिक ऋण आवेश है, तो यहाँ आकर्षण बल बाह्य कोश को अंदर की ओर लाएगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें और अधिक कूलाम आकर्षण होगा और उसके कारण बाह्यतम कोश अंदर की ओर खिंचा आएगा, और इसलिए क्रिप्टॉन पोटेशियम की तुलना में छोटा होगा और पोटेशियम की तुलना में इसकी परमाणु त्रिज्या भी छोटी होगी। अतः यहाँ पर प्रवृत्ति यह है कि जैसे जैसे आप दाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, यानी कि परमाणु त्रिज्या घटती जाती है। और यही कारण है कि सबसे छोटे परमाणु वाला तत्व हाइड्रोजन नहीं बल्कि हीलियम है। तो हीलियम वास्तव में हाइड्रोजन से छोटा है, और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे मापने के लिए किस तकनीक का उपयोग करते हैं। और यह हाइड्रोजन से छोटा है क्योंकि यदि हम सबसे सरल परिस्थिति लें तो हाइड्रोजन के नाभिक में एक प्रोटॉन है और फिर इसके 1s कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, और हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन है। यहाँ मैं न्यूट्रॉनों को नहीं बना रहा, और स्पष्ट रूप से विभिन्न समस्थानिक हैं और उनमें न्यूट्रॉनों की संख्याएं अलग अलग हैं। तो यहाँ 2 प्रोटॉन है और बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ कूलाम आकर्षण हो सकता है। यहाँ ये +2 है और ये 2 मिलके -2 है, तो ये अंदर की ओर खींचे आएंगे। अतः प्रवृत्ति ये है कि जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। अब आप क्या सोचते हैं कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा? किसी समूह में हम यदि ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? वैसे जैसे जैसे हम एक समूह में नीचे जाते हैं, समूह में प्रत्येक नया तत्व एक नया कोश जोड़ता जा रहा है, क्योंकि हम नए आवर्त में आते जा रहे हैं। तो ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु में अधिक से अधिक कोश जुड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ आपके पास पहला कोश है, फिर दूसरा कोश है, प्रत्येक कोश आगे आगे बढ़ते जा रहा है। अतः जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में नीचे जाते हैं परमाणु का आकार बड़ा होता जाता है, अतः परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे माप रहे हैं। तो फिर सामान्य प्रवृत्ति क्या है? यहाँ ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ रहा है, इसका मतलब नीचे से ऊपर जाने पर आकार घट रहा है, यानी कि परमाणु त्रिज्या घटती है। तो सबसे छोटा परमाणु किसका होगा? वैसे हमने पहले ही कहा है कि हीलियम सबसे छोटा है। तो फिर सबसे बड़े परमाणु कौन से होंगे? वैसे इस बाईं ओर सबसे नीचे की तरफ ये जो तत्व हैं इनके परमाणु सबसे बड़े होंगे, ये सबसे बड़े हैं, और इधर सबसे छोटे हैं। तो सामान्य प्रवृत्ति जो होगी वो ये है कि जैसे जैसे आप नीचे बाईं ओर से ऊपर दाईं ओर जाते हैं परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, यानी कि परमाणु त्रिज्या घटती जाती है।